हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। एचडीएफसी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम रिजल्ट की तरफ बढ़े, कुछ बातें हम बताना चाहेंगे इस बैंक के, इस एनबीएफसी के बारे में। क्योंकि इसका कद इतना बड़ा है तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी पे और हमारे सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर। तो ये आप देखिए, 5 जुलाई का फिगर हमने लिया हुआ है और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंसेक्स की 30 कंपनियां हैं। तो ये सेंसेक्स की 30 कंपनियों में इसका एचडीएफसी का वेट कितना है। आप एचडीएफसी अकेले को भी देखेंगे तो 8.5% के आसपास का उसका वेटेज है। और ये एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो 11% के आसपास, 11.34 के आसपास है। तो एच ये दोनों एक ही सेम ही ग्रुप की है। तो ये दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो मोटा मोटा ये 20% होता है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मिला के 20% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे सेंसेक्स के अंदर, जो रिलायंस से भी और बाकी किसी भी कंपनी से ज्यादा है। तो ये 1/5 है सेंसेक्स का। तो ये दोनों कंपनी अगर ऊपर जाती है तो वो मार्केट को 20% तक कंट्रीब्यूट करती है। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस है इस दोनों कंपनी का। अब एचडीएफसी इन पर्टिकुलर क्या करती है, तो जैसे हमने बात करेंगे कि उनका जो मेन काम है वो तो हाउसिंग, जैसा नाम बता रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये नाम से उनका बिजनेस जो है वो जब भी शुरू हुआ था। तो हाउसिंग लोन उनका मेन काम है, जैसा उनका नाम ही बता रहा है। होम लोन हो गया, प्लॉट लोन हो गया, रूरल हाउसिंग लोन हो गया, एचडीएफसी लीज लोन हो गया। वो ट्रांसफर भी करते हैं कि अगर आपको लोन ट्रांसफर करना है तो बैलेंस ट्रांसफर भी होता है। बाकी होम लोन भी हो गए, कुछ कुछ नॉन होम लोन्स भी देते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के सामने वो लोन भी देते हैं। अब कुछ जगह पे ना कंफ्यूजन है कि एचडीएफसी क्या है और एचडीएफसी बैंक क्या है। अभी ये दो बैंक है। अब दोनों का प्रोफाइल, दोनों फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो कहीं पे अगर एक खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि एचडीएफसी जो है वो पेरेंट कंपनी है और एचडीएफसी बैंक जो है उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, तो एचडीएफसी पहले आई थी, फिर उन्होंने ही एचडीएफसी बैंक जो है वो शुरू किया था और उन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी थी। लेकिन आज भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर देखेंगे तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर एचडीएफसी ही है। एचडीएफसी इन जनरल वो एनबीएफसी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जबकि एचडीएफसी बैंक जो है वो खुद प्रॉपर वे में चलने वाला बैंक है। तो ये फादर है, ये उसका बच्चा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अभी बच्चा जो है वो बाप से भी बड़ा हो गया। अभी हम हमारा टोटल बिजनेस की बात करें या जैसे हमने ऊपर वेटेज भी देखा, तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है एचडीएफसी से भी ज्यादा का है। एचडीएफसी मेनली जो है उनका होम लोन का बिजनेस है, जैसे हमने बताया। बाकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का जो आप इसका बिजनेस है तो वो भी इनके पास है। जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस उनके पास है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो इनके पास है। जबकि बैंक के तौर पे एचडीएफसी बैंक क्या करता है, तो भाई नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना, डिपॉजिट्स लेना, एफडी वगैरह लेना, सिक्योरिटीज वगैरह में एचडीएफसी सिक्योरिटीज का जो बिजनेस है जिसमें शेयर्स आप अकाउंट खुलवा सकते हो, जो मतलब जो शेयर में जो ब्रोकरेज वो कमाते हैं वो सिक्योरिटीज के थ्रू, तो वो एचडीएफसी बैंक में आता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सब में लेना, और बाकी की इसे छोड़ के पर्सनल लोन हो गई, एजुकेशन लोन हो गई, तो ये सब लोन जो है ये बैंक देती है। और बाकी के बिजनेस भी आते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाके बोलोगे कि मुझे होम लोन लेना है, तो वो बिजनेस जो है एचडीएफसी को ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन उसके लिए एचडीएफसी बैंक जो है वो कुछ कमीशन लेता है एचडीएफसी से। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी आप एचडीएफसी बैंक से जाके ले सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक कुछ मार्जिन रखता है और वो बिजनेस जो है एचडीएफसी को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब एचडीएफसी बैंक का हिस्सेदारी थोड़ा और समझना पड़ेगा कि उसकी जो ओनरशिप क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट क्लैरिटी आए ये दोनों के बीच में। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर जैसे हमने बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग है वो 26% के आसपास है जो एचडीएफसी है उसकी, और बाकी के 73.90% जो है वो लोगों के पास है। तो पहले 26% की बात करेंगे। ये जो 26% है उसमें से हाउसिंग डेवलपमेंट एचडीएफसी की खुद की पास जो है वो 19.38% है, और एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट करके एक दूसरी उनकी फर्म है, उसके पास कुछ 6.72% है। तो ये दोनों को मिलाए तो 26.10% होता है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन है भाई इसके अंदर शेयर होल्डर। तो जैसे हमने बताया म्यूचुअल फंड का 14% की हिस्सेदारी है। एसबीआई इसके अंदर, अभी आपको इसमें बहुत सारे जो आपस में इनकी कंपटीशन चलती रहती है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी 3% की एसबीआई ईटीएफ जो है उनका हिस्सेदारी इनके पास है। एसबीआई का जो एम्प्लॉय ट्रेडेड फंड होता है वो 3.28 है। ये 1.38% हिस्सेदारी जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने ले रखी है, जो ब्लू चिप फंड है। तो वो क्या है कि ये अच्छी सी कंपनी में निवेश करते हैं, तो ये भी इनकी भी अति नहीं 1.38% की हिस्सेदारी है। 37.4% जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सबसे बड़ी दिख रही है। जो मतलब ये ग्रुप ऑफ है जो फॉरेन के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो 37% की उनकी हिस्सेदारी है। बाकी आपको बहुत सारे इसमें प्लेयर्स जो है और भी दिख जाएंगे। तो ये सब मिला के जैसे आप देखोगे, और आपके और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं, तो 2 लाख के कम वाले वैल्यूएशन वाले 9.29 है, और ये 1.70 जिसके पास 2 लाख से ज्यादा का शेयर होल्डर्स है। तो कुल मिला के आप देखिए 12% के आसपास शेयर है वो आपके और मेरे लोगों के पास है।
अब शेयर होल्डिंग की बात करते हैं एचडीएफसी की। तो एचडीएफसी का प्रोमोटर कौन है भाई? एचडीएफसी बैंक के अंदर तो एचडीएफसी का है, लेकिन एचडीएफसी में शेयर होल्डिंग किसका है? तो एचडीएफसी की शेयर होल्डिंग जो है वो 100% पब्लिक है भाई। इसका वर्चुअली अभी कोई प्रमोटर नहीं है, कोई प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें नहीं है। अब ये यहाँ पे खेल शुरू होता है। ये देखिए, एचडीएफसी के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक की है, 100% है। तो 100% में से 70% जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास है। तो ये वैसे तो स्टार्टअप, ये इंडियन स्टार्टअप है, इंडिया की कंपनी है, लेकिन आज की डेट में उसके जो मालिक है वो सारे के सारे विदेशी कंपनी ही इसको चला रही है, क्योंकि मेजर स्टेक जो है वो ये एफपीआई के पास ही है। वैसे म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ है, लेकिन वो हिस्सेदारी ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट की, जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। तो जैसे हर रिजल्ट के अंदर 4 कॉलम होता है, ये उनका अभी का क्वार्टर का रिजल्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पिछला क्वार्टर है, ये पिछले साल का सेम क्वार्टर है, और ये पिछले साल भर की फिगर है 19-20 की। इस स्लाइड के बारे में हम बात करेंगे जिसमें टोटल इनकम उन्होंने दिखाई है नीचे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं उनके बहुत सारे हेड है। तो ये फिगर जो सारी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उनकी इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम हुई है वो 29,959 करोड़ हुई है, जो पिछले साल में 16,632 ही थी। अब ये बहुत ही ज्यादा दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है माइनस 11,510 करोड़ का। इसके चलते ये जो है वो नेट गेन या लॉस जो होता है उसके चलते आया, अदरवाइज बिजनेस तो उनका सेम ही चल रहा था। तो और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखेंगे तो ये फिर भी ज़्यादा है। पिछले साल का जो क्वार्टर था उसमें 23,239 करोड़ हुए थे। तो इनके अभी की जो इनकम हुई है वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रही है। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे उनके एक्सपेंस के बारे में। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 26,744 करोड़ के उनके एक्सपेंस हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि डिफरेंस होता है इनकम और एक्सपेंस के बीच का, वो उनका इस क्वार्टर में रहा 4,815 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,950 करोड़ था, और अगले साल वाले सेम क्वार्टर में 4,579 था। तो यही कारण रहा कि उसके बाद ये जो टैक्स का कंपोनेंट नेट प्रॉफिट का फिगर जो आता है, जो इसके बीच का डिफरेंस होता है, तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4,058 करोड़ का रहा, और बाकी उनकी जो टोटल कंप्रेसिव इनकम रही वो रही 6,509 करोड़ की। तो अगर हम सिर्फ बेसिक ईपीएस के बारे में अगर बात करें तो उनका बेसिक ईपीएस फिर भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही रहा है, जो कि 20.86 रहा है पर शेयर का, जो उनका पिछले क्वार्टर में 22 का था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये लगभग 18 के बराबर था। तो पिछले साल के मुकाबले तो ठीक ही है, और मामूली सी गिरावट हम देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इनका पिछले साल भर का जो अर्निंग पर शेयर था वो 124.14 था। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये उसको मीट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसको अगर मैच भी कराना होगा तब भी उनको करीब करीब 104 का ईपीएस लाना पड़ेगा अगले 3 क्वार्टर में। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो आने वाले टाइम के अंदर। उनके अगर इनकम की बात करें तो इनकम उनकी लगातार बढ़ती आई है। 53,000 करोड़, 61,000 करोड़, 79,000 करोड़, 96,000 करोड़, 1,01,00,000 तो आप ये देखिए तो एक यूनिफॉर्म और कंटिन्यूस बेसिस पे उनकी इनकम बढ़ ही रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,900 करोड़, 8,600 करोड़, ये यहाँ हल्की सी गिरावट आई थी 7,100 करोड़ की, लेकिन उसके बाद से 10,100 करोड़, और ये 17,000 करोड़। ये देखिए बहुत बड़ा जंप उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं। तो इनकम फ्रंट पे उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी शानदार रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहा, तो अगर हम बात करें तो ये 21-22 रुपए के आसपास था 99 में। तो ये 22 साल के अंदर उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। तो एक टाइम पे तो ये अभी अगर यहाँ पे बात करें तो ये 2022 ऑलमोस्ट 2500 तक इसका रेट चला गया था। तो अगर इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये 22 रुपए से लेके 2500 तक चला गया था। तो इन्होंने जो 22 साल के अंदर जो है वो 100 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं। हालांकि करंट वैल्यूएशन के हिसाब से ये थोड़ा कम हो गया है, फिर भी ये अच्छा खासा रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 14.58 की है, क्योंकि ये मार्केट का लीडर है तो उसको थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रहा है, उसको 15.12 का मिल रहा है। इनका अर्निंग पर शेयर है 123.57 का, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट आने वाले टाइम में देख सकते हैं। उनका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस का काम है, हाउसिंग लोन, होम लोन मेन इनका बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस और बाकी के भी हैं। लेकिन ये क्योंकि सेक्टर में थोड़ी सी तकलीफ अभी चल रही है, तो इनकम आने वाले टाइम में भी कम ही होने वाली है। तो ऐसे उम्मीद कर सकते हो कि इस साल का जो ईपीएस है हो सकता है 100 के आसपास रहे या 100 से भी कम रहे। तो अगर हम इसका पी अगर 15 का ही मान लेते हैं तो हम उस केस में इसका हो सकता है कि उसका वैल्यूएशन आने वाले टाइम में 1500 तक जाने की संभावना अभी तो दिख रही है। हो सकता है इमीडिएटली ना जाए, लेकिन आने वाले टाइम में और करेक्शन इसमें
आ सकता है, ऐसा हमको लगता है। डिलीवरेबल्स इसमें 60.70 है, तो ये इन्वेस्टर्स की पहली पसंद वाला स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में वैसे ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।